प्रदीप जी, हम बात करें आपकी राजनीति की। लंबा समय हो गया है, जी, आप इनेलो पार्टी में रहे हैं, जी, जेजेपी में भी आए हैं कुछ समय के लिए। जी, जी, आप 8 साल या 9 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं युवा के जी, इनेलो पार्टी जी, के। जी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा आपको टिकट नहीं मिल पाई? आप कह रहे हैं पैसे का लेन-देन हुआ, लेकिन जो जींद में कांग्रेस की भूमिका कहीं नज़र नहीं आती। विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ है, बीजेपी अपना काम कर रही है जो कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ है? चुनाव के समय तो नेता वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वरना अपने एसी रूम में रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देते विपक्ष के आप नेता। जेजेपी पार्टी में आए, बहुत से नेताओं ने तो किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ा, हाँ, लेकिन आपने बहुत समय पहले ही दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ा। बहुत अच्छे संबंध थे आपके दुष्यंत चौटाला के साथ। ऐसा क्या हुआ आपने उस समय साथ छोड़ा? हरियाणा की बात कर रहे हैं, जी, हरियाणा में भी गुट हैं, जी। शैलजा गुट, किरण गुट, सुरजेवाला गुट, हुड्डा गुट। आप पार्टी में हैं या गुट में हैं? बट इस पार्टी के अंदर जितने नेता हैं, मैं सभी का रिगार्ड करता हूँ। आप सभी का आदर करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन जब जींद में रणदीप सिंह सुरजेवाला आते हैं या हाँ, कुमारी शैलजा आती है, हाँ। हुड्डा ग्रुप के आदमी नहीं जाते इन प्रोग्राम में? क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है, वहां पर यू नो दैट कि वन मैन शो होता है। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, जो राष्ट्रीय पार्टी समुद्र माना जाता है, Yes। आवाज कम सुनते हैं राष्ट्रीय पार्टी में। अब क्षेत्रीय पार्टी में कहीं ना कहीं नेता तक बात पहुंच जाती है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेता सभी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अशोक तंवर की अच्छे आवाज दब गई, कहीं ना कहीं कहाँ सुनाई नहीं दी। दबी, कहाँ दबी? उन्होंने खुल करके प्रोटेस्ट, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें खुल के प्रोटेस्ट किया जा सकता है? खुल के प्रोटेस्ट सभी नेताओं की आवाज दब रही। कांग्रेस पार्टी में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्र राय की बात करें, राव साहब की पार्टी छोड़ गए थे केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। जींद के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल जी हैं। तो आज हम उनसे हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति और जो जींद में आगामी चुनाव होने जा रहे हैं चेयरपर्सन के, तो उन पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार अमन जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई भी कि आपका जो है ना चैनल मोनेटाइज हुआ। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए और देश के लिए। प्रदीप जी, अभी चुनाव होने जा रहे हैं आगे, अभी कोई पता नहीं है चुनाव का भी। जी, कोई अक्टूबर, कोई नवंबर में कह रहा है। जी, रिजर्व हो चुकी है सीट, जी, महिला के खाते में आ चुकी है। जी, आप लंबे समय से प्रयास में थे कि चेयरमैन का चुनाव होगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जी। तो अरमानों पर पानी फिर गया आपके कहीं ना कहीं। किसने कहा अरमानों पे पानी फिर गया? मैं पहले भी आपको बता देता हूँ, जब मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई उस वक्त भी मैंने पहला वार्ड का चुनाव लड़ा जिला परिषद का। तो उस वक्त भी महिला रिजर्व हुआ था, तो मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा था और हम लोग उस वक्त भी जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। और ये बात है 2010 की। तो ऐसा क्यों कहा आपने, मुझे नहीं पता कि अरमानों पर पानी फिर गया। नहीं, कहीं ना क्योंकि कहीं क्योंकि आपकी नज़र में होगा कि चाहे मैं करूं चाहे वो करे, मेरा मकसद है राजनीति के अंदर लोगों की सेवा करना, लोगों से जुड़ाव रखना। वो मैं रखूं या मेरी फैमिली का कोई सदस्य रखे, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक चीज देखने को मिलती है, जिस प्रकार जवाहर सैनी की वाइफ है, वो जी, चेयरमैन है। जी। चेयरमैन वाइफ है, लेकिन जो काम काज है जवाहर सैनी खुद संभालते हैं। देखिए, कौन क्या करता है उस पर तो मैं नहीं कहूँगा। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना काम करने का तरीका रहा है। मैं तो जिला परिषद का सदस्य था, तब भी जो है ना मैडम खुद ही जो डिसीजंस लेते थे, जो भी उनका क्षेत्र था उसके अंदर कोई भी, चाहे वो ग्रांट देने की बात है या और कोई है, वो सब उन्हीं के क्षेत्र में काम उन्होंने ही किए, उन्हीं के द्वारा हुए। और कौन क्या करता है, दूसरे लोग किस तरीके से काम करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर चेयरपर्सन का चुनाव लेडीज रिजर्व है तो उन्हें पूरे राइट्स होने चाहिए कि वो अपने डिसीजंस ले सके, वो अपने मुताबिक काम कर सके। महिला का अब आप लोग लगातार देखते रहे हो कि जो भारत कहा जाता था पुरुष प्रधान देश है, अब वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं और छूटनी भी चाहिए। क्योंकि आज महिला हर क्षेत्र में आगे है। कौन सी महिला कहाँ काम कर रही है, क्या काम कर रही है? आप दिन में ये देखते होंगे कि आज महिलाएं जो है एयरक्राफ्ट भी उड़ाती हैं, आज महिलाएं राजनीति में भी आगे हैं, आज महिलाएं घर भी संभालती हैं, आज महिलाएं तो
हम भी जितना काम नहीं कर पाते उससे ज़्यादा महिलाएं काम। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि जैसे महिलाएं बने या आपकी वाइफ बने या आप बने, कोई फर्क नहीं। जी। लेकिन चौटाला साहब एक बात कहते थे, राज और खाज अपने हाथ से करने में मजा आता है। देखिए, लेकिन आपकी वाइफ बनेगी, कहीं ना कहीं आपके मन में टीस रहेगा, अभी क्या मेरे को बनना था, कहीं ना क्या कहीं मन में तो क्या सवाल रहेगा। क्या वो चेयरपर्सन बनेंगी तो क्या मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए? क्या मैं आज भी राजनीति में लोगों से जुड़ाव नहीं रखे हुए? मैं अपना काम करूंगा जो मैं रूटीन में कर रहा हूँ। लोगों से जुड़ाव मेरी प्राथमिकता रही है। मैं चाहे किसी चुनाव को लड़ पाया नहीं लड़ पाया, मैं लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा हूँ, लोगों के संपर्क में रहा हूँ। मैं अपना वही दिनचर्या, मेरी वही दिनचर्या जो मेरी पिछले 15-20 साल से, मैं पहली बार 2021 में हल्का प्रधान बना था। उसके बाद से सक्रिय राजनीति में मैं 20-21 साल से, तो मुझे याद है कि मैं 20-21 साल से लोगों के जुड़ाव में हूँ। मैं अपना काम करूंगा, वो अगर चुन करके किसी पद पर आएंगी तो वो अपना काम करेंगे। प्रदीप जी, हम बात करें आपकी राजनीति की, लंबा समय हो गया है, जी आप इनेलो पार्टी में रहे हैं, जी जेजेपी में भी आए हैं कुछ समय के लिए। जी जी आप 8 साल या 9 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं युवा के जी इनेलो पार्टी में। जी जी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा आपको टिकट नहीं मिल पाई जिनसे? देखिए, कारण तो वो राजनीतिक पार्टियां बताएंगी, क्योंकि उनका आंकलन कुछ और रहा है। हमेशा जींद की धरती पर एक चीज देखने को मिली कि ये विधायक पुत्र है, इसको देनी पड़ेगी। पार्टियां एक घेरे में रही हैं हमेशा। उसी घेरे को तोड़ने के लिए मैंने ये फैसला किया है कि कभी भी ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना कहीं ऐसे कि ये विधायक पुत्र है उसके नाम पर राजनीतियां होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जो व्यक्ति काबिल है। और इस जींद ने ना बड़ा दुख और तकलीफ भोगी है। जब जब आपने जींद में देखा होगा, हमने भी सोधी संभाली उसके बाद भी देखा है, बहुत सारे विधायक मंत्रियां बनते रहे, कभी वो बन गया कभी वो बन गया, पार्टियां भी उन्हीं को टिकट देती रही। लेकिन वक्त ऐसा आया कि जींद आज कस्बे की हालात में है। गांव, एक समृद्ध गांव कह सकते हैं इसको, इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है कि 7 जिलों में सबसे पुराना जिला है और आज इसका पिछड़ेपन के जिम्मेदार वही लोग हैं। लेकिन प्रदीप जी, कहीं ना कहीं ये कारण नहीं मिलता, जो पार्टियां हैं टिकट देते समय जातिवाद समीकरण भी देखती है। मैं कहता जैसे हूँ, जाट को टिकट देने के बजाय वो दूसरी जाति को टिकट देने का अच्छा मौका देती है कि देखिए, दूसरी जाति को देनी चाहिए। मैं इसके भी विरोध में नहीं हूँ कि दूसरी जाति को टिकट ना दी जाए। मैं तो ये कहूंगा कि जो काबिल लोग हैं उनको टिकट दी जाए। लेकिन ये प्रथा खत्म होनी चाहिए कि विधायक पुत्र को टिकट दी जाए, कि भाई ये विधायक पुत्र था, पूरा पूर्व में इसके पिताजी मंत्री थे। अरे वो लोग, कितने लोग वो समाज की के साथ पकड़ में थे, कितना वो लोगों के बीच में रहे हैं। ये कोई डेजिग्नेशन या ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो विधायक पुत्र है तो उसको ही चुनाव लड़ाना पड़ेगा। इस प्रथा को खत्म करने के लिए हम लोग एक काम अवश्य करेंगे कि जो ये चेयरमैन का चुनाव है, इसके अंदर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर इस चुनाव को हम लोग जीतते हैं जनता के सहयोग से, तो यहाँ एक जींद में अलग राजनीति का आगाज करेंगे और हम इस बात से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे कि फला विधायक पुत्र, फला विधायक पुत्र। प्रदीप जी, आप फिर जेजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए, हुड्डा साहब के साथ आपने पार्टी ज्वाइन की। जी लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं, आप टिकट मांगते हैं जींद से, जी। आपको टिकट नहीं मिलती, लास्ट तक आपका नाम चला कि प्रदीप गिल को टिकट मिलेगी। मांगना सभी का अधिकार है, पार्टियां फैसला किया करती हैं। लेकिन उसके बाद टिकट आपके खाते में नहीं आई, अंशुल सिंगला को टिकट मिल गई। लेकिन अब जो चेयरमैन का चुनाव है, कहीं ना कहीं पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है। आप टिकट मांगेंगे, टिकट अगर दूसरे खाते में चले जाते तो फिर भी क्या आप चुनाव लड़ने का काम करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो आपने पूरे हरियाणा को देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में निगम में चुनाव टिकट पे लड़ा है। उसके अलावा पालिका और परिषद में उन्होंने चुनाव टिकट पे नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया था, पार्टी हाईकमान ने, कि हम सिर्फ निगम में चुनाव लड़ेंगे। उस निगम के साथ साथ, जहां देखा होगा आपने सोनीपत पर ये सब जो चुनाव हुए हैं पिछले दिनों, तो उसी टाइम में बहुत सारे चुनाव पालिका और परिषद को लेकर के हुए। कहीं पर भी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन वक्त बताएगा कि पार्टी क्या फैसला करती है। जब वो फैसला करेगी तो उसमें अग्रणी पंक्ति में मैं खड़ा हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी को डिजर्विंग व्यक्ति को ही लड़ना चाहिए।
पार्टी एक एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है। पिछला चुनाव हमारा बड़ा जो है ना वीक रहा विधानसभा का जींद में, तो इस बात का निर्णय कहीं ना कहीं पार्टी सोच समझ के करेगी, क्योंकि अगला विधानसभा भी आगे आने वाला है। तो जींद के अंदर मजबूती जो भी व्यक्ति पार्टी को दे सकता है उसे चुनाव लड़ाएगी। कैंडिडेट बहुत आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, कोई पार्टी समर्थक भी आएगा, ऐसा क्या कारण रहेगा जनता आपको वोट दे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई निर्दलीय ना लड़े, कोई टिकट पे ना लड़े, कोई जो है ना किसी दूसरी पार्टी से ना लड़े। ये सामाजिक चुनाव है। इस सामाजिक चुनाव के अंदर सभी को राइट्स हैं, चाहे वो सरपंची का होता है, जिला परिषद का होता है, या भाई ब्लॉक समिति का होता है। हर आदमी का मन करता है कि वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए यहाँ से अपनी पाठशाला को शुरू करे। और मैं भी ये कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग इच्छुक हैं, चाहे वो किसी एमसी पद पे है या कोई अगली अपनी राजनीति करना चाहता, तो उसे लड़ना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है। सवाल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मुझे ही क्यों चुने। हाँ, मुझे चुनने का काम वो इसलिए करें अगर अगर उनको ठीक लगे। देखिए, राजनीति में मैं लगभग 10 साल तो ऐसे हो गए जो मैं एक्टिवली लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। उन्हें मेरा सब कुछ पता है। प्रदीप गिल किस प्रकार की सोच का व्यक्ति है, और मैं तो खुल के कह रहा हूँ अमन, आपके चैनल के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही एक बेस्ट व्यक्ति हो सकता हूँ, और कोई बेस्ट व्यक्ति हो तो जो है ना जनता उसे चुने। बट मेरा ये कहना जरूर है कि हमारे जैसे नौजवान जब इस राजनीति में लगातार संघर्षरत हैं, तो ऐसा जरूर ये जनता करे कि किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो व्यक्ति पिछले 6 महीने 7 महीने या फिर आ गया निकल करके, और वो जनता के साथ उसने कभी जुड़ाव नहीं किया, कभी उसका कभी मिलना जुलना नहीं रहा, कभी वो दुख सुख में नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसा ना करके वो उसे चुने जो जनता का और जनता के लिए हो। अदरवाइज फिर से, जैसे कि अभी आप देख रहे थे कैसे इस नगर परिषद के अंदर तांडव हुआ, पैसे के लेन देन को लेकर के ठग्गा ठोरी हुई, कैसे विधायक और उनके बीच में बंदर बाट के लिए जो है ना टकराव हुए। मैं आपका यही पे रोकता हूँ। आप कह रहे हैं पैसे का लेन देन हुआ, लेकिन जो जींद में कांग्रेस की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ है, बीजेपी अपना काम कर रही है जो कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ है? चुनाव के समय तो नेता वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वरना अपने एसी रूम में रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देते विपक्ष के नेता। आपकी बात को ठीक करता हूँ थोड़ा सा। चाहे कोविड का आया, कोविड के दौरान भी हमारी कांग्रेस ने चाहे वो वेंटिलेटर्स बांट करके लोगों की सेवा करने का काम किया, चाहे मेरा अपना जुड़ाव लोगों के साथ रहा, चाहे उनको ऑक्सीजन की मुहैया कराने के लिए या अदर जो है ना चीज़ें मुहैया कराने के लिए। देखिए, समय समय पर जो जो ड्यूटीज़ लगती हैं या जो जो हमें समाज के लिए ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ तो हम लोग जाते ही हैं, लोगों से हमारा जुड़ाव रहता ही है। क्योंकि इस कोविड में सबसे बड़ा तो सारी चीज़ों को अगर एक साइड रख दें, किस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, किस प्रकार से लोगों की जो है ना बदहाली हुई, इनमें हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को जो है ना बेड नहीं मिले, उस सब में हमारी कांग्रेस ने 22 के 22 जिलों में जहाँ वेंटिलेटर्स जहाँ वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम किया हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने, वहीं पर हमारे लोगों ने लगातार जुड़ाव रखा। चाहे वो हमारे नेताओं ने हमें मतलब जो है संपर्क करके हमारी ड्यूटीज़ लगाई कि भाई आप लोग ये काम करेंगे, आप ये लोग ये काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की भूमिका हम लोग नहीं निभा रहे। ऊपर तौर पर जो हमारे विधायक हैं या हमारे सांसद हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। धरातल पर हमारी जहाँ हमें कोई बेकायदगी लगती है तो वहाँ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदीप जी, चुनाव के दौरान सभी कैंडिडेट आएंगे, किसी कैंडिडेट को पार्टी की सब टिकट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। आप भी कोशिश में रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, अगर चुनाव होता है सिंबल पर क्यों आप नहीं? टिकट लाएं। बिल्कुल लंबे समय से आप इन लोग पार्टी में रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बाहर आ चुके हैं, जी। उनको कहीं ना कहीं लगा भाई जिनसे कैंडिडेट है उनको अच्छा ना मिला, प्रदीप गिल के पास आए कि घर वापसी करवाने के लिए, तो क्या आप इनेलो में जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। वो राजनीति का एक दौर जो मैंने उनसे सीखा भी, उनसे उनके साथ काम भी किया, वो एक अलग बात थी। मेरी आज भी भावनाएं उनके प्रति अच्छी हैं।
वो एक अच्छे नेता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान सदा किया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब मेरा कोई ऐसा मकसद या मेरा कोई दिलो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं है कि मैं इनेलो वापसी करूँगा। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी में हूँ और मुझे अच्छा गुड फील हो रहा है वहाँ पर, और मैंने अब फैसला कर लिया है कि मेरा अगला जो समय रहे वो वहीं पर रहे और मैं अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, राजनीति में जिस प्रकार की भावनाएं आपकी ये कहती हैं कि मेरा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहे। सॉफ्ट कॉर्नर वो एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से तो उनके प्रति हमेशा ही रहा है, क्योंकि उनकी उंगली पकड़ करके हम लोगों ने राजनीति सीखी है। वो एक अच्छे व्यक्तित्व है, अच्छे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मान है उनका, परंतु वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बात करें चुनाव की, जिन के चुनाव की बात करें, जी। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, किस मैनिफेस्टो के तहत जनता से देखिए, वोट इस जींद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कहूँ तो अच्छी चिकित्सा और अच्छी शिक्षा की है। इस जींद को कहूँ तो अच्छी रोड व्यवस्था से लेकर अच्छी, अभी लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, आप देखते होंगे कितना बुरा हाल जींद के अंदर है। सीवरेज की वो जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। थोड़ी बारिश भी हो जाए तो भी जींद लबालब पानी से भर जाता है। बहुत सारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे सीवरेज की है, पानी की है, जैसे उसके साथ साथ अगर बात करें जींद की पूरी जो है ना, जींद सेंटर है पूरे हरियाणा का, पानी भी अच्छा है, वाणी भी अच्छी है, और इसके साथ साथ हमारे पास कोई डेवलपमेंट के साधन नहीं है। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ नहीं आता कि हम जींद के अंदर चले। जींद को हम ऐसा बनाना चाहेंगे ताकि जींद के अंदर लोग आकर व्यापार करने की कोशिश करें, जिससे जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज सारी बंद पड़ी हैं, क्यों नहीं लोग आते? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं या सिस्टम नहीं है, अच्छा है। तो मेरी तो प्राथमिकता ये है सबसे पहली कि शिक्षा, चिकित्सा और रोड व्यवस्था से लेकर के हमारा सीवरेज, पानी, ये मूलभूत जरूरतें जो है लेकिन ये प्रदीप लोगों जी, को हम बात करें, ये जो आप बातें कह रहे हैं, बहुत से नेता आते हैं चुनाव से पहले ये कहते हैं, जिनसे विधायक हैं डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के पुत्र हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उन्होंने भी चुनाव से पहले ऐसे वादे किए थे कि विधायक बनने के बाद मैं ऐसे ऐसे काम करूं। विधायक हैं आज, बारिश हो जाती है, 2 मिनट बारिश हो तो सड़कों पर पानी हो जाता है। सीवरेज व्यवस्था पता चलती है कितनी अच्छी है जी। बिजली की बात कर ले हम, या सड़कों की बात कर ले, डॉक्टर की बात करें हम, थोड़ी चोट लग जाती है रोहतक पीजीआई में रेफर करते हैं, हिसाब करते हैं, चंडीगढ़ करते हैं। जींद में मतलब कहीं ना कहीं सभी जगह से ठप है, कोई भी चीज़ मतलब देखने को नहीं मिल रही है। सभी नेता कहते हैं हम चुनाव के बाद ऐसे करें, लेकिन चुनाव होने के बाद, सत्ता में आने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद जनता को पूछते भी नहीं। देखिए, हर हर आदमी के पद के अनुसार उसका एक अधिकार क्षेत्र बनता है, उसकी कलम में कितनी ताकत है। बट मैं तो ये कहूँगा, जब जींद की जनता मुझे चुन करके यहाँ भेजेगी तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे अंडर में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कम से कम मैं उनके लिए काम करूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जींद को जो है ना ऐसा बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना, मेरी आदत है इन चीज़ों की। क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ, जो चेयरपर्सन के अंडर में होता है काम, जितने डेवलपमेंट, गलियाँ, सीवरेज सिस्टम, जो भी उसके अंडर में होता है, उन राइट्स के मुताबिक जो हम काम कर देंगे वो आज तक यहाँ किसी ने किया नहीं होगा। ये वादा तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मैं ये कह दूं कि इसको पेरिस बना दूंगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा ही नहीं, और मैं वो बात कहूँ, वो निराधार लगती है। मैंने कभी इस टाइप की कोई बात आज तक की नहीं है। तो मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अमन, नौजवान होने के नाते, कि मेरे इस जींद को मैं उस लेवल पे ला सकूं कि लोग कहें कि अब काम हुआ। वो तो वक्त बताएगा अमन। मेरी राजनीति की प्राथमिकता भी इस बात को लेकर के है। मैं इस ओछी राजनीति को देख करके शायद मैं क्विट भी कर जाता कभी। क्यों? क्योंकि जो आज के दिन राजनीति है वो कहीं न कहीं जातिगत, क्षेत्रवाद या इन चीज़ों पर अटक करके खड़ी होगी। हमारे जैसे नौजवान जो एक नीट एंड क्लीन राजनीति करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, इस देश और इस प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, वो चीज़ें ना कई बार ऐसा लगता है धुंधली हो गई है। और उन चीज़ों को ही मिटाने के लिए मेरा प्रयास है कि मैं एक सेल्फ चुनाव लड़ूं, जो मेरी अपनी छवि पे, मेरे अपने सिस्टम पे हो। जनता अगर मुझे चुन करके एक बार बिठाएगी तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं इस राजनीति का मायना बदलना चाहता हूँ, ना कि मैंने और कोई मेरा बहुत बड़ा टारगेट है।
अब हम हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। जी। लंबे समय से इनेलो में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे हैं आप, जेजेपी पार्टी में आए। बहुत से नेताओं ने तो किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ा, लेकिन आपने बहुत समय पहले ही दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ा। बहुत अच्छे संबंध थे आपके दुष्यंत चौटाला के साथ। ऐसा क्या हुआ आपने उस समय साथ छोड़ा? देखिए, संबंध एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था, उस समय एक बात कही गई थी कि चौधरी देवीलाल का प्रतिरूप या चौधरी देवीलाल का जो है ना कहीं की छाया का काम ये करेंगे। परंतु जब एक नई विचारधारा लेके चलता है तो आदमी अट्रैक्ट होता है। शायद मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो एक अट्रैक्शन दे, परंतु वो अट्रैक्शन जो था वो जैसे जैसे जेजेपी आगे बढ़ी वो हमने देख लिया कि नो, अब जो विचारधारा लेके हम चले थे, नौजवान के रोजगार की बात थी, जो हम विचारधारा लेकर के चले थे कि कहीं ना कहीं जो है ना इस जींद के पिछड़ेपन की बात थी। देखिए, हम जेजेपी में मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, परंतु जब वही चीज़ें नज़र आई कि पुराना ढर्रा वही बातें वही चीज़ें हैं और वही परिवारवाद की भी बातें हैं, तो उसके बाद एक चीज़ लगी कि नहीं, लंबा समय हो गया, अपने समय को बर्बाद ना करूं और एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ूं जहां कहीं न कहीं फ्यूचर में लंबा काम किया जा सके। तो मैंने उन्हें ट्वीट कर दिया। बात रही उनसे अच्छे संबंध की। संबंध कभी राजनीति में अगर हम संबंध को देखेंगे तो शायद राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति को करने के लिए हमें अपनी विचारधारा से हम समझौता ना करें, जिस विचारधारा से हम चले हैं उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। ये मेरी प्राथमिकता रही है। मैंने कभी इस तरीके से राजनीति नहीं करी है मन कि मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उसी के पीछे लगा रहूँगा। तो ठीक है, वो अपना काम। हाँ, जनता को बाद में पता चला। मुझे जब उस टाइम लोग कह रहे थे कि प्रदीप जी आपने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या जो भी बातें थी, लोगों की अपनी मंशा थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज क्विट किया उनसे। प्रदीप जी, हम बात करें अभय सिंह चौटाला की। इनेलो पार्टी में थे आप जी। दुष्यंत चौटाला के साथ आपने हरियाणा का दौरा किया। जी जी, बहुत काम किया वहाँ। दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना ली, जेजेपी। जी। लेकिन जब पार्टी में विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं आप गांव का दौरा कर रहे थे, जींद जिले के जो गांव हैं उनका आपने दौरा किया। आपने पब्लिक में एक बात कहते थे कि जो अभय सिंह चौटाला हैं स्वभाव के थोड़े कड़वे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला मीठे हैं। आपका एक वर्डिंग था कि जो नमक है, नमक में कीड़े नहीं पड़ सकते, लेकिन जो मीठा है उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे मैं कभी भी डबल फेस नहीं रहा। यू नो दैट कि जो मुझे कहना होता है वो कह देता हूँ। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मैं नहीं कह रहा, कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो मीठा था लोगों ने उसको बरत के देख लिया। लेकिन फिर आप जेजेपी पार्टी में आए उसके बाद जहाँ कड़वे की बात थी, सुनिए, वो मेरी एक अलग जो बात थी, मैं जेजेपी में क्यों गया। देखिए, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं जेजेपी में गया क्योंकि अजय सिंह चौटाला से मेरे जो है राजनीति के सफर की शुरुआत मैंने की थी। मैं बतौर हल्का प्रधान, बतौर प्रदेश सचिव, क्योंकि यूथ को वही देखते थे, और जब वो यूथ को देखते थे उनको आइडियल मान करके मैंने राजनीति को शुरू किया था। तो जब लोकदल पार्टी ने उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जिस व्यक्ति ने पार्टी को सींचा था, तो वहां पर एक बात की ठेस लगी। चलो, दुष्यंत क्या कर रहे थे, दिग्विजय क्या कर रहे थे, मैं उस पार्ट का कभी हिस्सा नहीं बना। जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश जानता है, और शायद वो मुझसे इस बात के लिए रुष्ट भी रहे कि मैंने आया सीएम के नारों में मैं भागीदार नहीं बना, यूथ होने के नाते। लेकिन मैं इस बात से जरूर थोड़ा सा पार्टी की पॉलिसी से
खफा हुआ। उसी टाइम मुझे प्रदेश का प्रभारी बनाया था चौटाला साहब ने 2-4 दिन पहले ही, परंतु उसी टाइम पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। ये इतना उतावलापन था कि सिर्फ सत्ता ही सब कुछ नहीं होता, कुर्सी ही सब कुछ नहीं होती। हमारे जैसे नौजवानों का तो ये मानना है, वो बड़े लोग हैं, वो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे जैसे नौजवानों को ये लगा कि जिसने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है उसी को पार्टी से निकाल दिया। तो वो भावनाएं थी, भावनाएं इस कदर थी कि जिस व्यक्ति के साथ उंगली पकड़कर चलना सीखा हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ठेस थी कि भाई नहीं, फिर इसका मतलब पार्टी का आईक्यू सही नहीं है। तो मैंने क्विट करा, उनके कहने पर क्विट किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदर्श थे, उनके कहने पर क्विट किया। उन्होंने मुझसे जो भी इंटरनल बात थी उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि इट्स ओके। परंतु मैं आज भी ये बात आपके टीवी चैनल पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला व्यक्ति तो आज भी वही है, अच्छा है, क्योंकि ये शब्दों को ध्यान रखना, और मैं पहले भी यही कहता रहा हूं, राजनीति में कुछ चीजें चलती नहीं। जिस प्रकार से उनका थोड़ा सा स्वभाव रहा है, तो लोग ना उल्टे सिस्टम पे कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लोग मीठा पसंद करते हैं, लोग कड़वा पसंद नहीं करते, जबकि कड़वा जो होता है वो दवाई का काम भी करता है। तो अभय सिंह चौटाला अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छा डिसीजन अभी भी लिया, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने आया आया सीएम के नारे नहीं लगाए, आप अगर आया आया सीएम के नारे लगाते कहीं ना कहीं आपको लगता आपको कहीं ना कहीं जिन से टिकट मिल जाती है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं वहां पर भी लिपा पोती करने का काम नहीं करता। मैंने ना तलवे उनके चाटे, ना मैं किसी के चाट सकता। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। इस स्वाभिमान के साथ मैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाऊंगा। बढ़ पाई तो भी ठीक, नहीं बढ़ पाई तो भी ठीक। मैंने कभी भी वो काम किया ही नहीं जिससे मुझे लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मैंने वो काम कभी नहीं किया, आप ध्यान करें। अभी हम बात करें जी, ट्रैक्टर का एक विवाद चला हुआ है, किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हैं, ट्रैक्टर लेकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ट्रैक्टर को लेकर संसद में जाने वाले थे, वहां पर रोक दिया गया। जो वहां के अधिकारी थे, प्रशासन अधिकारी थे, दुष्यंत चौटाला का इंटरव्यू लिया गया है। एक मत पोस्ट के जो वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दुष्यंत चौटाला अपना जवाब देते हैं कि मैं एक सांसद होते हुए ट्रैक्टर को 1 महीना संसद भवन में लेके गया, लेकिन जो भारत की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी है उसके नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर को संसद भवन में लेके नहीं जा सकते। लोकतंत्र का इतनी बड़ी हत्या हो रही है कि मैं नहीं कह रहा, ये आपके टीवी चैनलों के माध्यम से ही हम देखते हैं। लोकतंत्र इस देश में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अहमदाबाद के अंदर अमित शाह जाते हैं और कह दिया जाता है अमित शाह की यात्रा आएगी, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। कौन आ रहा है भाई? देश का गृह मंत्री आ रहा है, ये कौन आ रहा है? मतलब आप इससे बड़ा और उदाहरण मैं क्या दूं आपके टीवी चैनल पे कि लोकतंत्र की हत्या होते हुए आप देख भी रहे हो और आगे और ज्यादा देखोगे। इतना लंबा मेरे किसान को हो गया, वहां बॉर्डर पे बैठे हुए बहुत सारे लोग शहीद हो गए। कैसे बारिश में, गर्मी में, किस प्रकार से मेरे किसान ने वहाँ जो है ना समस्याएं देखी हैं। लेकिन एक बार भी हरियाणा प्रदेश और इस देश का जो मुखिया है और जो देश के राजा कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री, देश जब प्रजा, चाणक्य ने भी एक बात कही है, प्रजा जब दुखी और परेशान हो, प्रजा जब रोड पर आ जाए, तो जो तानाशाह राजा भी हो तो उसे अपने आप को बदल लेना चाहिए, नहीं तो सरकारें और राज बदलते वक्त देर नहीं लगती। अब पिछला लंबा समय हो गया, प्रधानमंत्री मन की बात कहने आ जाते हैं लेकिन किसान के मन की बात नहीं सुनने के लिए तैयार हैं।
इससे बड़ा आज तक का आंदोलन विश्व में नहीं हुआ होगा, इससे बड़ा आज तक का लंबा आंदोलन विश्व में नहीं चला होगा जितना लंबा आंदोलन इस देश में चला है। आउट ऑफ कंट्री की मीडिया ने भी बड़ी भर्त्सना की है, बड़ी आलोचना की है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या लग रहा है देश किस ओर जा रहा है? देश उस ओर जा रहा है जहां हो सकता है चाइना जैसा काम हो जाए, जहां ना आप जैसे पत्रकार को बोलने की इजाजत होगी, ना लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा इस देश में हमें तो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया, मैं रिपीट करता हूं, अमित शाह जब अहमदाबाद गए, अरे आप चुने हुए व्यक्ति हैं, आप इस देश और इस देश के गृह मंत्री हैं, आपको लोगों से मिलना चाहिए या खिड़की और दरवाजे बंद करवा देने चाहिए? इससे बड़ा और उदाहरण क्या कहूं? राहुल गांधी को क्यों जाने देंगे? ये सोचते हैं कि कहीं वो हीरो ना बन जाए, कहीं वो लोगों के चहेते ना बन जाए। लेकिन चुनाव के दौरान किसको रोक पाएंगे? क्या ममता बनर्जी को रोक पाए? वहां पूरी आपके इंडिया की सारी पॉलिटिक्स, सारी जो है पावर, सारा पैसा, सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल, सारे मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों के, क्या नहीं वहां झोंक दिया एक महिला के खिलाफ? परंतु जनता से बड़ा अमन ना तो कोई राजा हुआ, ना जनता से बड़ा कोई तानाशाह हुआ। तानाशाहों के राज खत्म होते हुए आपने भी देखे हैं, और अब ये दूसरा अध्याय इंडिया में बनने जा रहा है। प्रदीप जी, बात करें हिंदुस्तान में, कांग्रेस की बात करें, हर स्टेट में विवाद है कांग्रेस पार्टी का। राजस्थान की बात करें, गहलावत और सचिन पायलट का मुद्दा बहुत गर्माया हुआ इसका था। मतलब तो पंजाब की बात करें, नवजोत सिद्धू का, और जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह भी, उनका भी विवाद हुआ है। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी गुट हैं, शैलजा गुट, किरण गुट, सुरजेवाला गुट, हुड्डा गुट। आप पार्टी में हैं या गुट में हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीधे तौर पर बताता हूँ, इसका मतलब कितना अच्छा है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है ना, वहां पर बोलने की आजादी है, अपने पद या सिस्टम के लिए लड़ने की आजादी है, अपनी कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं है? मतलब पार्टी टूटने क्या के नहीं कगार होनी पर है। चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? कौन सी पार्टी टूटने के कगार पे है? आज हरियाणा की बात करें, सरकार आने वाली थी कांग्रेस की, दावा करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे को अगर पूरी पावर मिलती तो सरकार आती। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुछ चीजें जरूर पार्टी प्रोटोकॉल पर जो है छूट जाती हैं। जब इतना बड़ा देश संभालना होता है तो छोटी छोटी चीजें ये माइनर रहती हैं। और बहुत अच्छा, जब उनको जिम्मेवारी दी गई तो पूरे हरियाणा के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया कि नहीं किया? कुछ चीजें थी जो इस पार्टी से निकल गई है। अशोक नहीं, तंवर मेरा जी एक थे। सवाल था, आप हुड्डा गुट में हैं या पार्टी में हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ना मैं टीवी चैनल्स पर कुछ डिफरेंट बोलता और ना मैं पीठ पीछे कुछ बोलता। मैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को अपना आदर्श मान करके चला था, आज भी मैं चला हुआ हूँ। मुझे कोई इसमें कहने में कोई मैं इफ एंड बट नहीं करता, क्योंकि मैं उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के, जब वो सोनीपत से चुनाव लड़ने आए, उन्हीं की अगुवाई में मैंने इस पार्टी के अंदर कदम रखा है। पार्टी का तो मैं एक छोटा सा सदस्य हूं। अभी मैं क्या कहूं कि मैं पार्टी के साथ इतना बड़े सिस्टम पर हूं। एक आदमी कहीं पर भी जुड़ाव करता है तो किसी न किसी को आदर्श लेके जुड़ता है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के साथ होकर के जुड़ता है। कांग्रेस पार्टी में हूं, बट परंतु ये बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन भी स्पष्ट किया था कि मैं आप लोगों की कार्यशैली को पसंद करके आया हूं। आप किसान के लिए बहुत अच्छे काम आपने अपने राज्य में किए हैं, आपने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। दीपेंद्र भाई ने भी जितना भी संसद में उनकी लोकसभा में, अगर आज आप जाके देखो जितना काम उन्होंने वहां कर दिया, इतना किसी भी उसमें लोकसभा में नहीं हो पाया होगा। मैं इस बात को आदर्श मान करके कि भाई हाँ, ये लोग वो हैं जो आम आदमी की सुनवाई करते हैं और आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बट इस पार्टी के अंदर जितने नेता हैं
मैं सभी का रिगार्ड करता हूँ, आप सभी का आदर करते हैं। बिल्कुल करता हूँ। लेकिन जब जींद में रणदीप सिंह सुरजेवाला आते हैं या कुमारी शैलजा आती है, हुड्डा ग्रुप के आदमी नहीं जाते उन प्रोग्रामों में? बताओ, आप पुराने वीडियोस देखिए। जब अभी अध्यक्षा, सुरजेवाला आए जब पीछे कोरोना काल में, सुनो, जब अध्यक्षा जी आई, हमारे जींद में आई, तो मैं बाकायदा उस स्टेज पे था, मैंने बाकायदा मंच पर बोला हूं मैं। और रणदीप जी जब आए, उस वक्त मैं आउट ऑफ सिटी था। आप थे, लेकिन और नहीं आए ना। बट मेरे को जब जब ये पता चलेगा कि हमारे कोई नेता हमारे जींद के अंदर आ रहे हैं कांग्रेस के, अभी बंसल जी आए पिछले दिनों, अचानक मुझे पता चला, जबकि मुझे पता ही नहीं था, तो मैं तुरंत पहुंचा हूं। यानी हमारे पूरे कांग्रेस कैडर का कोई भी नेता आता है, चलो जिसकी जो सोच होगी मुझे नहीं पता, परंतु मेरी सोच ये है कि हम कांग्रेस को मजबूत करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके लिए जो भी नेता जिस भी कार्यक्रम में, हाँ कोई पर्सनल कार्यक्रम में आएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन ना होगी तो मैं नहीं गया हूँगा, अदरवाइज जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी कार्यक्रम आगे आएंगे, आपका भाई वहां जरूर नजर आएगा। अभी हरियाणा के विधायक जो कांग्रेस विधायक है, बंसल जी से भी मिले हैं, जो हरियाणा के प्रभारी हैं। अभी नवजोत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया पंजाब में। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह गिल की जो पावर है कम हुई है उनको अध्यक्ष बनाने के बाद। अब हरियाणा में भी कह रहे हैं हुड्डा साहब की पावर कम करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस है अब सीधा फैसला ले रही है, सचिन पायलट को भी पावर में ला रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है हुड्डा साहब कमजोर हो। इतना बड़ा नेता तो मैं हूं नहीं, इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं कि मैं उन चीजों पर कोई टिप्पणी करूं, परंतु देखिए, पार्टी कैडर जिसको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी, पार्टी कैडर का राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी को चलाने वाले जो अध्यक्ष और सिस्टम लोग हैं, वो लोग अच्छा ही फैसला करेंगे जो करेंगे, क्योंकि धरातल पर क्या मजबूत है वो उन्हें भी पता है, ऐसी बात नहीं है। उनको ये पता है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाता है। उन लोगों को वो जिम्मेवारी दे के भेज देंगे, उनमें सभी ने काम किया है पीछे, आपको पता है हुड्डा साहब ने भी लगातार काम किया है, दीपेंद्र ने भी काम किया है, कुमारी शैलजा जी ने, रणदीप जी ने, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है और निभा रहे हैं। और जैसा आगे आप देखोगे, क्योंकि एक प्रदेश को देख करके हम बातों का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक प्रदेश को देख करके हम ये नहीं निकाल सकते कि भाई वहां पर ये हुआ है। हाँ, इस पार्टी के अंदर राइट्स सबको है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी अपनी लड़ाई लड़ने का राइट्स है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा, नहीं, ऐसा सबको राइट्स होना भी चाहिए। और इसीलिए मैं अब राष्ट्रीय पार्टी में आकर के बड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है, वहां पर यू नो दैट कि वन मैन शो होता है। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, जो राष्ट्रीय पार्टी समुद्र माना जाता है। आवाज कम सुनते हैं राष्ट्रीय पार्टी में, अब क्षेत्रीय पार्टी में कहीं ना कहीं नेता तक बात पहुंच जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेता सभी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अशोक तंवर की आवाज दब गई, कहीं ना कहीं सुनाई नहीं दी। कहाँ दब गई? उन्होंने खुल करके प्रोटेस्ट, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें खुल के प्रोटेस्ट किया जा सकता है? खुल के प्रोटेस्ट सभी नेताओं की आवाज दब रही। कांग्रेस पार्टी में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्र राय की बात करें, राव साहब की पार्टी छोड़ गए थे, केंद्रीय मंत्री हैं आज। उनका अपना व्यक्तिगत जो उनकी लालसा थी वहां से, या देखिए बहुत सारी चीजें राजनीति में, आप जब लोगों के इंटरव्यू लोगे, धीरे धीरे आपकी समझ में आनी शुरू होगी। मैंने भी 10 साल राजनीति की, मुझे धीरे धीरे ये चीजें समझ में आई। अब कौन क्या बनना चाहता था, उसकी लालसा वो वहां पूरी नहीं हुई, वो कैसे दूसरी पार्टी में चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बड़ी चीजें हैं मेरे भाई। सभी बनने के लिए आते हैं। प्रदीप जी, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं एमएलए बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो टीवी के चैनल के माध्यम से कहा है कि राइट्स है मेरे। जब मैं राजनीति ही कर रहा हूं तो इलेक्टिव राजनीति में मैं क्यों नहीं आगे आऊंगा? तो उनके भी राइट्स थे, वो किस तरीके से पार्टी को छोड़ के गए। क्या क्या कहा आपने कि जो है ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज दबी हुई थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज दबने वाली कहाँ थी? चौधरी वीरेंद्र सिंह तो इस प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, बताओ कहाँ से आवाज दबी? कांग्रेस के अंदर। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। भाई ये एक सवाल हो सकता है आपका। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको पूरे हरियाणा प्रदेश का नेता बनना पड़ेगा। मेरा सवाल है सीधे तौर पर आपके माध्यम से कि केंद्रीय मंत्रालय मिला बीजेपी में, जींद के होने के बाद आपने क्या किया? मैं आपका यहीं पे एक सवाल रोकता हूँ। हाँ जी।
हुड्डा साहब प्रदेश के नेता है, हाँ आप मानते हैं? बिल्कुल। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो हाँ। प्रदेश के नेता कहाँ थे? वो तो एक क्षेत्र के नेता थे उस समय। मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 साल कार्यकाल उन्होंने संभाला, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के नेता बने। वो मुख्यमंत्री जब बने वो वरिष्ठता के आधार पर बन गए कि भाई वरिष्ठ नेता थे और उस बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा उनका अपना प्रभाव था। रोहतक, सोनीपत और झज्जर के अंदर उस परिवार ने बहुत काम किया था। तो पार्टी प्रोटोकॉल ने भजन लाल जी को चेंज करना था, तो उन्हें वो जिम्मेवारी दी। उसके बाद जिम्मेवारी मिलने के बाद उन्होंने कितना बड़ा काम किया, लगातार प्रदेश और देश के लिए उसके लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री बने, इस जींद के लिए क्या काम किया? डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं हो पाया, आप प्रदेश की बात कहाँ कर रहे हो? फिर केंद्रीय मंत्री, अभी बीजेपी में रहे, केंद्रीय मंत्री होने के बाद अपने जिले को क्या नहीं दे सकता आदमी? क्या हुआ इस जींद के लिए? ये जींद की जनता पूछती है। भाई आगे बढ़ने के लिए और दावे इसलिए नहीं हो सकते। मैं आज नेता बनना चाहता हूं, मैं आज किसी पद को पा लेता हूं और मैं अगली अगर मुझे सोच मेरी बनती है तो मुझे उसके लिए अपना जो है वो बेस बनाना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, जनता से टच रखना पड़ेगा। आज भी जो है ना, आपको अच्छे से पता है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सीटें आई है ये हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को मजबूत कर गई। जो अगली बार, आज आम जनमानस ये कह रहा है कि अगली बार तो लोग जो है ना थाली में डाल करके आप लोगों को राज देने वाले हैं। क्यों हुआ ये? मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जींद की बात करें जी। 2019 का समय था जी। उपचुनाव था जींद में। जी। दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। दिग्विजय चौटाला का एक सबसे बड़ा वादा था, अगर हम जीते तो जींद को राजधानी बनाएंगे। आप भी दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ थे, वोट मांगने के समय आप भी कहते थे कि जींद राजधानी बनेगी। नैना सिंह चौटाला भी कहती थी कि मैंने दिग्विजय को गोद दे दिया है जींद की जनता को। आज आप कांग्रेस में हैं, विपक्ष के नेता हैं, क्या आप पूछते हैं, आप दुष्यंत चौटाला से, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आप जींद को राजधानी तो छोड़े, सड़कें ही बनवा दें, सीवरेज बनवा, कभी पूछा आपने? मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ, जितने भी मेरे चैनल्स के माध्यम से आप लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, उन लोगों ने मुझे खास तौर पर मुझे तो इस बात के लिए जरूर टोका है कि आप उनके साथ थे। ये दुर्भाग्य रहा है इस जींद का कि हम लोगों ने जिन लोगों को, बाहरी लोगों को चुन चुन करके आगे भेज दिया, परंतु उन लोगों ने जो है ना इस जींद को ठगने का काम किया है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि जींद को राजधानी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं था। हाँ, साथ होना एक अलग बात थी। मैं आपको आपकी बात को दुरुस्त करता हूँ कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने जो वादे किए, आज उनके पास तो कुर्सी है, आज उनके पास तो ताकत है, ज़्यादा नहीं। जिनको देखो, ये तो एक हास्यप्रद बात थी कि वो लोग जुमला कह सकते हो, और जुमले वालों के साथ ही वो जुमले वाले चले गए, जो बीजेपी जुमलों के नाम से जानी जाती है, और ये भी जुमला दे करके गए, दोबारा जींद की जनता के बीच में आए नहीं। मैंने पार्टी को क्यों छोड़ा? कारण तो होंगे ना। जब आप लोगों ने कहा कि जींद की जनता को मैंने सौंप दिया, जब आप लोगों ने कहा कि हम राजधानी बना देंगे, जब आप लोगों ने कहा कि हम इसको बेटा मान करके यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बेटा चुनाव के तुरंत बाद कहाँ चला गया? वो लगातार फिर लोकसभा चुनाव तो वो लड़ने आ गए, लेकिन वो बीच में जो एक पार्ट था वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हमने फैसला कर लिया कि जींद की जनता को हमने जो नेता देना है या जो साथ देना है, जिसके लिए काम करना है, कम से कम हम उसके लिए काम करें जो आने वाले समय में जींद को सुधार कर सके। तो मैंने क्विट किया। उसी टाइम लोकसभा का चुनाव लड़ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, हमने उनके लिए काम किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया जींद से, 34,126 वोट आए। पार्टी के अंदर पिछले चुनाव के दौरान जो वोट आए थे उससे बढ़ करके वोट आए। तो हमें तो बड़ा मतलब गुड फील हुआ कि हमने काम किया अपने क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने अपना कीमती समय दिया। अमन भाई, आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद, और मैं फिर से आपको आपके टीवी चैनल का जो मोनेटाइज हुआ है उसके लिए लख लख बधाइयाँ देता हूँ, और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि निष्पक्ष जो है लोगों से जो है अपना आप इस समाज के लिए और
अपने देश के लिए। जो एक पत्रकारिता है ये भी बहुत डिफरेंट हो गई है, बिक चुकी है। लेकिन आप जैसे साथी नौजवानों से मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें, जिसके अंदर देश और प्रदेश के लिए कुछ डिफरेंट आप दिखा सके, लोगों को आईना दिखा सके कि सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं कि उन चीज़ों को दबाया जाए, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स और सिस्टम आज इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि उनको दिखाते हैं। आप जैसे यूट्यूबर जो लोग हैं वो आज जा करके उस आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ आप लोगों से, आपकी कार्यशैली से, कि आप लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोकतंत्र की हत्या होने में कोई कसर नहीं रही इस देश में। खासतौर पर आपके टीवी चैनल को बधाई, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल जी। इन्होंने देश प्रदेश की राजनीति पर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और आपके जो सवाल हैं कमेंट में जरूर लिखें। जिनसे अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।